Hi everyone, welcome to Success Series. This is your educator Shrishti and आज हम लोग करने वाले हैं आपके क्लास 8 बुक की chapter 3 which is about why do we need a parliament. So we have completed chapter 1 and chapter 2 which are very important chapters. इस chapter में हम लोग सारे concepts पढ़ेंगे that revolve around parliament. So basically what is a parliament? Parliament में कौन कौन सी houses हैं? What is the representation in parliament? किस तरीके के इश्यूज हैं पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेशन में all of these things we are going to see. And why do we require a parliament? What is the importance of having a parliament in a democracy? All these things are going to be dealt with in the course of this lesson. So whoever are here, please stay connected and watch the lesson through the entire thing. Let's proceed, guys. Alright, so before we move forward, please hit the bell icon, subscribe to our channel. Also, if you're liking the courses that are put out by us, please like, share and subscribe. Okay? And then now we will proceed with the chapter. So we are talking about parliament. What is parliament? जैसे कि you have a house of your home which you call home, right? Similarly, elected representatives जो इंडिया के रहते हैं जिनको हम इलेक्शंस के दौरान चुन के लाते हैं, right? सो वी हैव इलेक्शंस इन इंडिया जिसके बाद हम लोग अपने लीडर्स को चूज करते हैं. सो दिस लीडर्स दे आर हाउस्ड इन द पार्लियामेंट. दिस पार्लियामेंट इज बेसिकली अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बिकॉज इट इज़ थ्रू द पार्लियामेंट जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. Parliament, where is it located? It is in Delhi, New Delhi. It enables citizens of India to participate in decision making and control the government. तो जो भी हमारी गवर्नमेंट है which is the elected representatives, वो लोग सब कहाँ हाउस होते हैं? पार्लियामेंट में हाउस होते हैं. अब डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावर किनके पास रहती है? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ द पीपल दैट हैव द हाइएस्ट पावर इन अ डेमोक्रेसी. तो अब उनको कुछ भी डिसीजंस लेने हैं या फिर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को चेक करना है. सो ऑल ऑफ दैट इज इनेबल्ड विद द हेल्प ऑफ अ पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट व्हाट इज इट? इट इज़ करेक्टली द सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. अगर ये नहीं रहता तो काफ़ी कुछ नॉन सिस्टमैटिक हो जाती. यू वुड फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. लीडर्स हु वर इलेक्टेड वुड नॉट बी अकाउंटेबल टू अस. सो दिस पार्लियामेंट इट इनेबल्स कि हम लोग को पूरी फंक्शनिंग पता चले गवर्नमेंट की. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो बाय नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट. लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड. अब देखिए ये पार्लियामेंट आया कैसे, क्यों आया. सो बेसिकली सी we opted for a constitution. India opted for a constitution when it was supposed to be a democracy. अब हमारी एक सैड हिस्ट्री थी. व्हाट वाज द सैड हिस्ट्री? एक तो हम लोगों को ब्रिटिशर्स ने कोलोनाइज किया था. यू आर वेरी अवेयर ऑफ दैट. ऑल्सो जब हमने फ्रीडम मूवमेंट के दौरान post that in 1947 when we achieved independence, this came at a very बिग कॉस्ट. वॉट वॉज द कॉस्ट? कि हमारा पार्टीशन हो गया था. द पार्टीशन ऑफ टू कंट्रीज विच इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान. कॉलोनियल रूल में क्या था कि लोगों के पास कोई भी रॉन्ग डिसीजंस को नलीफाई करने की या फिर उसके अगेंस्ट बोली उठाने की कोई पावर नहीं थी. सो वॉट वॉज हैपनिंग इज दैट क्रिटिसिज्म वॉज मिसिंग. एंड वेन यू कैनॉट क्रिटिसाइज अ रॉन्ग डिसीजन तो आपके जो लीडर्स हैं वो बहुत करप्ट हो जाते हैं एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो विद दिस जब ये सैड हिस्ट्री हमने देखी तो इससे ये समझ आ गया था हमारे लीडर्स को, इंडियन लीडर्स को, पीपल लाइक जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, ऑल दिस पीपल, दादा भाई नौरोजी, एवरीबडी हैड हाईलाइटेड द मेनेस ऑफ ब्रिटिश रूल कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल से हमें सबवर्ट कर दिया गया, हमारी आवाज़ को दबा दी गई. ओके, in our own country we were living under some other foreign power. So what happened? इससे हमें एक realization हो गई कि going forward we will keep the decision making in the hands of people. क्योंकि जब people के पास power होती है they can always take good decisions which are in favor of all the citizens. So with this we started having a freedom movement and इस freedom movement के दौरान काफ़ी कुछ बदलाव आया. We had the non-cooperation movement, we had the Dandi March, we had a lot of sessions that took place, and finally a very long colonial rule was put to end in 1947.
सो व्हाई इज इट रिलेटेड टू पार्लियामेंट? क्योंकि पार्लियामेंट इज द बॉडी दैट इनेबल्स सिटीजन्स टू टेक डिसीजंस, एंड गिवन आवर सैड हिस्ट्री हम डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। तो इसी वजह से ये कनेक्ट है पार्लियामेंट के साथ कि इस सैड हिस्ट्री के दौरान हमें ये समझ आ गया था कि वी विल नीड सम गुड बॉडी लाइक द पार्लियामेंट जहाँ पे सिटीजन्स कंट्रोल एक्सर्ट कर सके। सो फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। नेशनलिस्ट क्या करने लग गए? अब वो लोग ओपनली क्रिटिसाइज करने लग गए। किनको क्रिटिसाइज करने लग गए? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर इनेबल किया था ऑन द इंडियंस। फॉर एग्जाम्पल राउलेट एक्ट, एनीबडी कुड बी अरेस्टेड इन द नेम ऑफ सेडिशन, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। सो वी आर ऑल अवेयर ऑफ द नॉनसेंस दैट वाज डन बाय द ब्रिटिशर्स। इसके अलावा इन्होंने हमारी इकोनॉमी को भी बहुत सफ़र करवाया। We lost our economy, it fell down to a massive extent. रॉ मटेरियल्स यहाँ से शिप होते थे और फिनिश्ड गुड्स हम लोग कंज्यूम करते थे। सो इन दिस वे ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एक्चुअली कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द इंडियंस। तो अब जो ये इंडियन नेशनलिस्ट थे, पहले क्या था? पहले मॉडरेट सोचते थे कि ब्रिटिशर्स विल डू समथिंग इन फेवर ऑफ इंडियंस, बट अब ऐसा नहीं रहा। अब ये नेशनलिस्ट को समझ आ गया कि ब्रिटिशर्स बस यहाँ हमें लूटने आए हैं, एंड स्लोली दे आर ऑल्सो पोलिटिकली कंट्रोलिंग अस। सो दे हैड डिसाइडेड कि अब अगर हमें आगे जाना है, इफ़ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू टेक द सिचुएशन इन आवर हैंड। सो इसीलिए इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दी। पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड। फॉर एग्जाम्पल जब पार्टीशन ऑफ बंगाल इवेंट हुआ था 1905 में, विच वी विल रीड इन हिस्ट्री, ड्यूरिंग दिस टाइम द लॉट ऑफ पीपल दे केम टुगेदर। Britishers, they tried to divide the Hindu and Muslims on the basis of communalism riots, okay? But people, they came together क्योंकि सबको को पता चल गया था कि now we have to get rid of the Britishers. So this sad history enabled us to take this decision that going forward हम लोग एक constitution driven state रहेंगे, we will be a democracy and we will enable the parliament to be the supreme power. कमिंग टू द पार्लियामेंट, अब जब आप पार्लियामेंट की बात करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, वाई डू वी कॉल इट एज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? क्योंकि पार्लियामेंट इनेबल्स की लोग डिसीजन ले, सिटीजन्स डिसीजन ले, ना कि ऊपर से डिसीजंस हमारे ऊपर थोपी जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने बीजेपी को पावर में लाया, बीजेपी जस्ट कांट डू वट एवर इट वॉन्ट्स, राइट? बिकॉज देन यू विल हैव द ऑप्शन कि कल को आप अपने वोट को चेंज कर सकते हो। दैट इज़ वाई एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल हमें एक लेसन की तरह सर्व किया। नेशनलिस्ट को अब पता था कि हर सिटीजन दे शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजंस, और ये डिसीजन हम लोग इंडिया में किस तरीके से बनाते हैं? वोटिंग के थ्रू, राइट? दिस डिसीजन इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। सो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हो रहा था? ओनली फ्यू सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन दे वर एबल टू वोट, बट कॉमनर्स नहीं कर सकते थे, विच वॉज कॉजिंग वेरी वेरी नेगेटिव डिसीजंस फॉर द इंडियंस। दैट इज़ वाई अब लोगों ने डिसाइड किया कि गोइंग फॉरवर्ड जब ये पार्लियामेंट रहेगा तो हम लोग खुद के लीडर्स को इलेक्ट करेंगे, एंड जस्ट इन केस कुछ प्रॉब्लम आए तो वी विल हैव द राइट टू चेंज देम। दिस पावर वॉज द पावर ऑफ वोटिंग। वी वर नाउ टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री, क्योंकि अब हमें इंडिपेंडेंस मिल रहा था, राइट? पहले वी वर बीइंग कोलोनाइज्ड, पहले वी वर कोलोनाइज्ड, बट नाउ व्हाट वाज हैपनिंग? नाउ वी वर अचीविंग इंडिपेंडेंस। सो अब एक फ्री कंट्री के तरह हमें अपने गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना था, क्योंकि इसके पहले तो काफ़ी सालों तक हमारे पास कोई डिसीजन मेकिंग थी नहीं। तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि वी विल हैव अ पार्लियामेंटरी सिस्टम विच विल कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी सैड हिस्ट्री जो थी उससे हमें ये एहसास हो गया था दैट इफ़ यू गिव मोर पावर टू समबडी विदाउट कीपिंग अ चेक ऑन इट, इट विल बिकम करप्ट. So that is why we decided that going forward we will have the government on which the citizens can keep a check. उनकी decision रहेगी. We will definitely elect our leaders, but they will be out of our choice, out of our consent. And hence principle of universal adult franchise was adopted. So what is universal adult franchise? जैसा कि आप देख रहे हो, universal means everyone. Adult here means anybody greater than 18 years, and franchisee basically means the right to vote. So इससे आपको क्या समझ में आ गया कि इंडिया में all adults which are or who are greater than 18 years, they have the right to cast their vote. Yes, it is not that if you're poor or if you're rich or if you're Hindu or if you're a Christian, ऐसा कुछ भी नहीं है.
whatever you are, if you're a citizen of India and greater than 18 years, you have the right to one vote. That is the principle of universal adult franchisee. इसमें क्या होता है, इसमें एक इक्वालिटी का सेगमेंट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एवरी वोट कैरीज द सेम पावर. ओके, व्हाट इज द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी? अब सिंस हम लोग पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स एज अ क्वेश्चन. सो इट इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट. कंसेंट मतलब क्या होता है? अप्रूवल. मैंने आपसे पूछा कल क्या ये क्लास करोगे आप लोग? सो आपने बोल दिया येस. दैट मीन्स यू गाइज हैव टेकन पार्ट इन द डिसीजन. आपका कंसेंट मुझे मिला और मैंने क्लास शेड्यूल कर दिया, राइट? सो इट इज़ द डिज़ायर, इट इज़ द अप्रूवल एंड इट इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. पार्टिसिपेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करें तो वी विल ऑलवेज फील दैट सम डिसीजन हैज़ बीन इम्पोज्ड अपॉन अस. और डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी कहती है कि पीपल्स वॉइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो जब आपके ऊपर कोई डिसीजन थोप दी जाएंगी, यू विल नॉट फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. दैट इज वाई डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इट इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट. इसमें क्या समझ आता है हमें कि इंडिविजुअल या फिर जो भी इंडियन सिटीजन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ना कि एनी लीडर. फॉर एग्जाम्पल, हमने पीएम को सेलेक्ट कर दिया, हमने प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग कर दी. ओके, ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन डन, political party has been chosen, but despite that, what is most important is that the citizen still has the power to remove them. So that is why individual or the citizen is the most important person when consent is taken in a democracy. After this, government and other public institutions need to have their trust. Do you agree or not? For example, public institutions के लिए हमारे पास Right to Information Act है. इससे भी क्या है? इससे भी ट्रांसपेरेंसी प्रोमोट होती है. व्हाट इज दिस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट? कि जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं इंडिया में, ओके, ऑल द सिटीजन्स दे हैव द राइट कि आप वहाँ से इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हो. सो इससे क्या होता है? उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है. दे हैव टू मेक श्योर कि उनके पास पब्लिक ट्रस्ट है. ऐसा नहीं कि उन्हें पावर मिल गया सो दे कैन डू वॉट एवर दे फील लाइक. दैट इज नॉट द केस. एंड गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू हैव द ट्रस्ट. क्यों? बिकॉज अदरवाइज नेक्स्ट इलेक्शंस में आप उनको आउस्ट कर दोगे एंड यू विल सेलेक्ट अनदर पॉलिटिकल पार्टी. सो दैट इज़ वाई उनको ये चीज़ रहती है कि जब कंसेंट का आइडिया होता है, सो दे नो दैट दे कांट डू एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट द पीपल, अदरवाइज वो उन पे वापस रिटेलिएट कर जाएगा. दैट इज़ वाई द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट. आई होप यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर. Moving forward, I have a question for you. So, do you think there would be any difference if the class monitor was selected by the teacher or elected by the students? So, यहाँ पे कहा जा रहा है कि there is a class monitor. उनको या तो टीचर सेलेक्ट कर सकती है या फिर बच्चे इलेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो विच ऑफ दीज इज अ बेटर प्रोसीजर? The better procedure is when the children elect, because what will happen कि यहाँ पे बच्चों को लगेगा कि we have chosen the person, so they will be able to relate, connect and also listen to the person more. Also क्या होगा? ये favor of the students में होगा because students will feel that they have been a part of decision making. अगर टीचर ने इम्पोज कर दिया, इट माइट नॉट गो डाउन वेल विथ ऑल यू स्टूडेंट्स. तो अगर आप अपनी भी बात करो, इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल. यू ऑलवेज डिज़ायर दैट पीपल शुड आस्क यू बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, राइट? सो इट इज़ द आइडिया ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट इज रिफ्लेक्टेड इन दिस एग्जाम्पल. एंड दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पार्लियामेंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसीजन मेकिंग. तो वही कहा जा रहा है कि ऊपर से आपके ऊपर डिसीजन थोपी जाए, इससे बेटर है यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन. दैट इज द आइडिया ऑफ हैविंग अ पार्लियामेंट वेर यू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे आर हाउस देयर. कमिंग टू हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट. तो अब ये तो देख लिया कि गवर्नमेंट को अप्रूवल देना ज़रूरी है, बट ये दिया कैसे जाता है? सो जो ये इलेक्शन के प्रोसेस से दिया जाता है. वी इलेक्ट आर लीडर्स. जो पार्टी जीत जाती है वो रूलिंग पार्टी बन जाती है.
द अदर पार्टी बिकम्स द ऑपोजिशन पार्टी, जो मैं आपको बताऊंगी. सो वन ग्रुप फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड दिस ग्रुप हियर इज विच ग्रुप? दिस ग्रुप इज द ग्रुप दैट हैज वन द मेजॉरिटी वोट्स. और मेजॉरिटी वोट्स किसके थ्रू आते हैं? पीपल के थ्रू आते हैं. इसीलिए इंडिविजुअल अप्रूवल मिलती है गवर्नमेंट को. जिनको सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल्स ने वोट दिए हैं वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द नेशनल पार्टीज इन इंडिया? तो जब आप वोट करने जाते हो आपको कई तरीके की पार्टीज मिलती है. एक होते हैं नेशनल इलेक्शंस, सेंट्रल लेवल, राइट. सो उसमें आपके पास नेशनल पार्टीज होती है ऑप्शंस में टू चूज फ्रॉम. देन यू हैव स्टेट इलेक्शंस, ये हो गए आपके स्टेट पार्टीज, राइट. रीजनल पार्टीज आर ऑल्सो स्टेट वाइज, लोकल एरिया वाइज. सो इस तरीके से आप चूज कर सकते हो एंड दिस आर द नेशनल पार्टीज इन इंडिया. सो गवर्नमेंट जो सेंटर में बनती है जैसे कि पीएम, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, वो सब जो भी चीज़ हैं दे आर involved from the national political parties. What are the parties? BJP, INC, BSP, NCP, CPI, मार्क्सिस्ट, CPI एंड TMC. सो यू कैन लर्न दिस. बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल बनती है या फिर किस कैटेगरी से उनको हटा दिया जाता है इफ दे फेल टू मीट दैट क्राइटेरिया. सो दोज यू विल बी रीडिंग व्हेन यू ग्रो अप. As of now, you just need to understand that there are various parties from which you choose and फिर आप elections में participate करते हो and that's how you choose your representatives. Coming to the essence of the chapter. What is the essence of the chapter? Since we are talking about the parliament, तो हमें तो ये जानना ज़रूरी है कि parliament का role क्या है. What is the role of a teacher? If I'm here and I'm trying to teach you something, so my role is to explain each and everything to you that is there in the chapter. What is the role of the student? To understand, to ask questions and then to perform in the examination. Similarly, parliament क्या है, किस तरीके से, why did we opt for having a parliament, all of this we have read. But what is its role? So its role is to select the national government first thing. क्योंकि पार्लियामेंट में क्या होती है, दो पार्टीज होती हैं, राज्यसभा, लोकसभा. लोकसभा इज फॉर द पीपल, राज्यसभा इज द स्टेट्स. इसी तरीके से कुछ फंक्शनिंग, कुछ प्रोसेस के द्वारा नेशनल गवर्नमेंट सेलेक्ट की जाती है. It also controls, guides and informs the government. And the most important is legislation. What is legislation? Legislation is the process of making laws. तो जो भी ये legislature body है, जो हमने पढ़ा है कि there are three bodies, legislature, executive and judiciary. तो ये legislature जो जुडिशरी हमारे लॉज को इम्प्लीमेंट करती हैं या फिर कुछ एक्शंस लेती हैं इफ़ लॉज आर ब्रोकन, वो किनके द्वारा बनाया जाता है? लेजिस्लेचर के द्वारा. एंड दैट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो कहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं. सो दिस आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू नो फ्रॉम हियर. अब कमिंग टू सिलेक्शन ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, कैसे सिलेक्शन होती है? पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा. माइंड यू प्राइम मिनिस्टर नहीं, ठीक है. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, थ्री ऑर्गेनाइजेशंस. वन इज प्रेसिडेंट, second is Rajya Sabha which is Council of States and third is House of People which is the Lok Sabha. जितने भी लोग इसमें represent होते हैं they conform to the parliament और they form the parliament. अब गवर्नमेंट कैसे बनती है देखिए, आपको इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के मेजॉरिटी चाहिए होगी. फॉर एग्जाम्पल 543 इलेक्टेड मेंबर्स आपको चाहिए होते हैं लोकसभा में. सो लोकसभा में 543 प्लस 2, ये 2 कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन. इनको कौन सेलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं. सो टोटल आपका हो जाता है 545. अब अगर आपको मेजॉरिटी चाहिए सो हाउ मच शुड यू हैव? यू शुड हैव एटलीस्ट 272 members or more. Only then will you be able to form the majority government. अगर ये नहीं आता है तो फिर क्या हो सकता है वो हम लोग आगे देखेंगे. ऑपोजिशन क्या होती है? अब जैसे मान लीजिए कोई एक रूलिंग पार्टी बन गई विद द मैक्सिमम वोट्स, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले वो आपकी रूलिंग पार्टी बन जाती है, जिसे हम मेजॉरिटी पार्टी भी कहते हैं. उसके अलावा और भी तो पार्टीज थी जो स्टैंड की थी इलेक्शंस में, जिनको कुछ कम वोट्स मिले होंगे, दे बिकम योर ऑपोजिशन. ऑपोजिशन की क्या ज़रूरत है पार्लियामेंट में? दे कीप अ चेक ऑन द रूलिंग गवर्नमेंट, क्योंकि ये लोग कॉम्पिटिटर्स हैं.
अब मान लीजिए कॉम्पिटिटर्स है तो आप लोग कॉम्पिटिशन करोगे तो एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है. सो दिस ऑपोजिशन व्हाट इट डज इज इट ओपोजेस द मेजॉरिटी पार्टी दैट हैज बीन फॉर्म्ड और दैट हैज फॉर्म्ड द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी मेजॉरिटी पार्टी कौन सी है, रूलिंग पार्टी, इट इज बीजेपी. ऑपोजिशन कौन सी है, कांग्रेस, राइट. सो इस तरीके से क्या होता है कि कांग्रेस विल कीप अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट. क्योंकि बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे तो इन्होंने रूलिंग गवर्नमेंट फॉर्म किया. कांग्रेस को कम मिले थे तो ये ओपोजिशन बन गए. लार्जेस्ट अमंग्स द पार्टीज इज द ओपोजिशन पार्टी. और भी कई सारी पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था. लूजिंग पार्टीज में से जिसका सबसे ज़्यादा वोट्स होता है वो आपकी ओपोजिशन पार्टी बन जाती है. एंड जिस पार्टी के मैक्सिमम वोट्स होते हैं आउट ऑफ एवरीबडी दे बिकम योर रूलिंग पार्टी. सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन द सेंटर. Now coming to Lok Sabha, Lok Sabha also selects the executive. अब executive आपके क्या है, people who execute the laws, people who help you to run the government. Okay, so this duty is for the Lok Sabha to select the members of executive. It is the group of people who work together to implement the laws made by the parliament. That is legislation. सो लेजिस्लेशन की एक्टिविटी किन के अंडर आ रही है, पार्लियामेंट. दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप मान लो इंडिया में अगर पार्लियामेंट नहीं होता तो कौन लॉज फ्रेम करते हैं. सो दैट वे इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गवर्न द नेशन, राइट. दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्लियामेंट बिकॉज पार्लियामेंट इज इन्वॉल्व विद सम मेजर फंक्शंस सच एज लॉ मेकिंग. कमिंग टू लीडर एंड पोर्टफोलियोज, प्राइम मिनिस्टर कहाँ के लीडर होते हैं, ही इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी. राज्यसभा या फिर लोकसभा, डेफिनेटली लोकसभा. तो लोकसभा के जो लीडर रहेंगे वो रूलिंग पार्टी को फॉर्म करेंगे एंड ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर. सो प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द लोकसभा, नॉट द राज्यसभा. फ्रॉम द एमपीज, अब इसमें क्या होता है, कई सारे लोग और रहते हैं जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इनकी पार्टी में बिलोंग करते हैं. कौन सी पार्टी, बीजेपी में. यहाँ पे से ये कुछ मिनिस्टर्स को इलेक्ट कर लेंगे ताकि ये इनको डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज दे देंगे एंड दे विल हैंडल दोज portfolios. For example, Amit Shah will be the home minister, that is decided by the prime minister and his council. Then you have Rajnath Singh, Nirmala Sitharaman who is acting as the finance minister. Then you have a lot of other people who have been given different portfolios. So this prime minister, he chooses his set of ministers, a small set of council जिनमें इनको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है, एंड ऑल मेजर डिसीजन मेकिंग इज मेड बाय दिस लीडर्स. सो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट हियर, अगेन बिकॉज दे आर हाउस्ड इन द पार्लियामेंट. मूविंग फॉरवर्ड, दिस मिनिस्टर्स टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, फिनेंस एट्सेट्रा. अब फिनेंस में जो बजट प्रेजेंट करना है that will be the responsibility of Nirmala Sitharaman, right? If there is any issue that is dealing with defense or any kind of international threat, तो वहाँ पे राजनाथ सिंह जी देखेंगे. So in this way everybody has a separate area of functioning. These are the important cadres जो allocate कर दिए जाते हो to a very very special set of ministers who take care of these activities. And PM, from where is he selected, he is selected from Lok Sabha. So this is one of the most important thing when we read about Lok Sabha. अब देखिए, what if a single party cannot secure majority. मान लीजिए आप वोट डालने गए, ठीक है. अब बीजेपी को सपोज 30% वोट्स मिले, सपोज कांग्रेस गॉट 25%, ओके. Then we have suppose CPI that got 15%. इस तरीके से किसी को भी ग्रेटर देन 50% वोट्स नहीं मिले सपोज, तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो मेजॉरिटी पार्टी है या फिर कोई और पार्टीज हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि चलो हम लोग किसी दूसरे पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं. व्हाट दे विल ट्राई टू डू, दे विल ट्राई टू फॉर्म एन अलायंस विद सम अदर पार्टी. इससे क्या होगा, उनके मेजर शेयर ऑफ वोट्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड दे विल कम इन दी मेजॉरिटी. सो इट इज़ बेसिकली अ कोअलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे यू आर शेकिंग योर हैंड्स विद सम अदर पार्टी इन ऑर्डर टू बिकम दी मेजॉरिटी पार्टी. बट ये कब होगा, ये तभी होगा जब किसी भी सिंगल पार्टी ने मेजॉरिटी सिक्योर नहीं की हो. सो व्हाट इज अ कोअलिशन गवर्नमेंट, इट इज़ अबाउट शेकिंग हैंड्स विथ वन अनदर, कमिंग टुगेदर, फॉर्मिंग एन अलायंस. जब भी मेजॉरिटी की कमी होती है तो ये
लोग ऐसा करते हैं कि दे कम टुगेदर एंड देन दे ट्राई टू बी इन द रूलिंग पोर्शन. सो दिस इज हाउ देन दे बिकम द मेजॉरिटी पार्टी. कमिंग टू द सेकेंड हाउस, दिस इज द राज्यसभा. राज्यसभा में इंडिया के सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एंड लोकसभा में इट इज अबाउट द पीपल. सो राज्यसभा में क्या है, दे ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द coalition government. Moving forward, राज्यसभा इज ऑल्सो रिलेटेड टू लॉ मेकिंग. अब क्या होता है, देखिए ये जो लॉज बन के आते हैं ये बहुत प्रोसीजियर से पास होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बिल पास होती है, दैट बिल कैन बी इनिशिएटेड कोई भी हाउस में एक्सेप्ट मनी बिल जो कि लोकसभा में इनिशिएट होती है. अब ये बिल बहुत सारी रीडिंग्स के थ्रू पास होती है, मेंबर्स अपने डिसीजंस देते हैं, उसके बाद ये एक असेंट के लिए जाती है. असेंट किसका चाहिए होता है, प्रेसिडेंट का, कि चलो ठीक है अब ये बिल बन सकती है, अब ये एक्ट हम लोग ला सकते हैं. दिस कैन बिकम द न्यू लॉ, दिस कैन बी अमेंडेड. आफ्टर इट रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज व्हेन इट बिकम्स लॉ और इट बिकम्स एन एक्ट. सो राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकती है लेजिस्लेशन. अगर कोई भी मैटर पे लॉ लाना है तो एनी हाउस कैन ब्रिंग इट अप, एक्सेप्ट जब मनी बिल होती है तो वो सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट होगी. बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ. सो सिर्फ एक हाउस अगर पास कर देगा तो वो बिल लॉ नहीं बनती, यू हैव टू पास इट फ्रॉम बोथ द हाउसेज. दैट इज वाई राज्यसभा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लोकसभा से अगर कुछ भी इनिशिएट किया जाता है, वाई इज लोकसभा बीइंग स्पोकन अबाउट, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड द रूलिंग पार्टी विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द लोकसभा. सो राज्यसभा यहाँ पे रिव्यू करती है, कुछ भी अगर उन्हें नहीं सही लगे फॉर द कंट्री, दे ट्राई टू ऑल्टर दोज लॉज. सो इस तरीके से एक बैलेंस बना रहता है एंड दैट इज हाउ द पार्लियामेंट फंक्शंस. चलिए मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. दिस इज वेरी वेरी इजी, क्योंकि जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, आपने पार्लियामेंट्री डिबेट्स देखे होंगे, राइट. पीपल दे आर्ग्यू विथ वन अनदर, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं और ये डिबेट्स में बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एमपीज जो भी रूलिंग पार्टी है, ओपोजिशन पार्टी है, दे हैव देयर सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड पीपल नीड टू आंसर देम. यहाँ पे ओपोजिशन पार्टी का रोल बहुत ही अहम होता है, बिकॉज दे कीप अ चेक ऑन द रूलिंग गवर्नमेंट, कि ये लोग करप्ट नहीं हो जाए या फिर अपने मन मर्जी कुछ भी ना करे, क्योंकि ये पावर में है. सो दैट इज वाई पार्लियामेंट हेल्प्स टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, गाइड द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. जो भी फिनेंशियल मैटर होती है उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज तो क्या होता, गवर्नमेंट कुछ भी कर देती. सो ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें पार्लियामेंटरी अप्रूवल इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी. सो इन दिस वे पार्लियामेंट tries to control the government and keep its powers in check. टॉकिंग अबाउट ये क्वेश्चन आर, अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं. देखिए पार्लियामेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है. फॉर एग्जांपल 0 आर हो गए, क्वेश्चन आर हो गए, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आर की बात करेंगे. ये क्वेश्चन आर होता क्या है, सो एज द नेम सजेस्ट, इस 1 घंटे के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कौन पूछते हैं ये क्वेश्चन, ओपोजिशंस पूछ लेते हैं, रूलिंग पार्टी आंसर करती है. अगर रूलिंग पार्टी को भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं. क्वेश्चन आर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, वो लोग एलिसिट इन्फॉर्मेशन, वो लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन कि गवर्नमेंट भाई इस तरीके से चल रही है, क्या ये सही है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे स्कैम्स देखते हैं, राफेल स्कैम्स, एनी अदर काइंड ऑफ issues that come up. So all of that is taken care of in the question hour. कोई भी major decision जो abruptly चल रही हो, या फिर कोई भी मीडिया रिपोर्टिंग जिस पे न्यूज़ चाहिए हो, या फिर जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सो ऑल ऑफ दैट इज डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन आवर, ताकि जो पावर में है वो थोड़ी ज़्यादा अकाउंटेबल हो सिटीजन्स के लिए. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे जिससे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है. अब यहाँ पे शशि थरूर जी, हु इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देर इज़ अ मैसेज दैट हैज़ बीन गिवन बाय हिम. क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज़ द ऑक्सीजन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि इसके बिना तो पार्लियामेंट कैन नॉट लिव, it cannot survive. Can you breathe without oxygen? Can you have a life without oxygen? No.
सिमिलरली अगर क्वेश्चंस नहीं पुट फॉरवर्ड होंगे तो ये लोग बहुत ज़्यादा पावर अज्यूम कर लेंगे, दे विल बिकम करप्ट. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्वेश्चन सेशंस. इससे क्या होता है, इट यूजेस इट्स क्रशिंग मेजॉरिटी एज अ रबर स्टैम्प फॉर वट एवर इट वॉन्ट्स टू पास. अगर ऐसा नहीं होगा तो जो लोग पावर में है वो लोग कुछ भी पास करवा देंगे एंड नो बडी कैन डू एनी थिंग अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में 370 रिवोक किया गया था. It went through a lot of heated debates, right? So there is a way that is there to bring to a decision or to come to a decision. यहाँ पे क्वेश्चन आर इसीलिए हेल्प करती है. इट कीप्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट अबव द पावर ऑफ पीपल. आपके चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. सो लोकसभा में एक अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. सो जैसा हमने बताया कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज अलॉट कर दिए जाते हैं फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी. क्योंकि कौन अलॉट करता है, प्राइम मिनिस्टर अलॉट करते हैं. सो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है रूलिंग पार्टी के एक पोर्टफोलियो वाले मिनिस्टर को, विच इज़ मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. Whether the National Commission for Protection of Child Rights has asked all state A. governments to ban junk foods and also set up nutrition standards. Will the Minister of Women and Child Development B, if so, the details thereof? Whether the Union government has ensured its compliance and if so, the details thereof. तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ओपोजिशन पार्टी से? The opposition party is asking the ruling party what question? It is asking that has the National Commission banned junk foods? क्योंकि जंक फूड्स इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो हैव दे बैंड इट? अगर बैन किया है तो प्लीज़ उसके डिटेल्स दे दीजिए. क्या यूनियन गवर्नमेंट ने जो कंप्लायंस दी है वो क्या स्टेट्स ने फॉलो की है, एंड अगर फॉलो की है तो उनके भी डिटेल्स दे दीजिए. तो अब यहाँ पे आंसर देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ए में कहते हैं नो सर, लेटर वॉज इशूड टू द स्टेट्स टू कंसिडर प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस टू स्कूल्स टू क्रिएट अ स्कूल न्यूट्रिशन पॉलिसी. कि हमने एक स्कूल न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाने को कहा है, एंड इसी के वजह से सी और डी जो सवाल है आपके वो अराइज नहीं होते, क्योंकि सी एंड डी में क्या पूछा गया है कि स्टेट्स ने क्या कंप्लाई किया या फिर डिटेल्स क्या है. तो उस वजह से स्टेट्स ने यहाँ पे आपको आंसर दे दिया बाय सेइंग दैट वी हैव आस्क्ड देम टू क्रिएट अ स्कूल न्यूट्रिशन पॉलिसी. तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से आपकी अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई. दिस इज़ व्हाट दिस चैप्टर इज़ बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू कि पार्लियामेंट का रोल क्या होता है, कौन से इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं पार्लियामेंट के, हाउ डू दे कीप द गवर्नमेंट इन चेक, व्हाट आर द काइंड ऑफ powers they have, how can they ask questions, what can they do to have correct answers, and how can they keep the government in check. All of that has been discussed through the course of this lesson. Coming to the third role of the parliament. So what is the third role? अब तक तो आपको मालूम है, it refers to drawing of legislations, मतलब law making for the functioning of a country. laws नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, अनार्की. What is anarchy? Anarchy is a form of government जहाँ पे कोई laws नहीं हो. Everybody is doing whatever they feel like. Okay? And this is the image that tells you how the bill becomes an act. So law making के लिए हम लोग next chapter में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा chapter आपको दिया गया है. Coming to who are the people in parliament. So parliament में कई लोग रहते हैं from different backgrounds, not only one segment of people. रूरल मेंबर्स भी रहते हैं फ्रॉम स्मॉल एरियाज, रीजनल पार्टीज, दलित्स भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लासेस भी रहते हैं. दलित्स आर बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस आर ओबीसीज. सो रिप्रेजेंटेशन काफ़ी तरह से दी जाती है पार्लियामेंट में, क्योंकि इट इज़ अ बॉडी दैट रिप्रेजेंट्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो सबको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए. डज पार्लियामेंट प्रोवाइड फॉर एनी रिजर्वेशन? येस इट डज प्रोवाइड. क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि ये जो कैटेगरीज है इनको सोशली इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है. सो दैट इज़ वाई दे वांट दैट पार्लियामेंट शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. ये नहीं कि बस जो एलिट सेक्शन है वो इसे कंट्रोल करे, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड रिप्रेजेंट ऑल द सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. सो कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए. ये इसलिए की जाती है ताकि ये लोग दलित और आदिवासी इंटरेस्ट्स को
प्रेजेंट कर सके. इफ़ यू आर एन एस सी यू विल डेफिनेटली स्पीक फॉर द राइट्स ऑफ एस सीज. बट अगर सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स पार्लियामेंट में रहे तो ये कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे कि एस सीज, एस टीज, ओ बी सीज इनको किस तरीके की प्रॉब्लम्स है. दैट इज़ वाई वी प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ reservation. You can have a look at the reservation details here, which comes to 59.50%. But now there is one issue in the parliament, and that is विमेन रिप्रेजेंटेशन. तो अगर आप देखोगे कि पार्लियामेंट में विमेन रिप्रेजेंटेशन इंडिया में बहुत ही कम है. यू कैन सी द फिगर्स ऑफ 2018 शेयर ऑफ विमेन. नेपाल में देखिए 32.7, जर्मनी 30, चाइना 24, इवन पाकिस्तान अबव अस, रशिया, बट इंडिया विथ अ मीगर 11.8. So why is this the case that you are going to tell me? This is your homework. Do you think gender bias is one issue? Do you think societal norms are one issue? People have not been able to bring female into the parliament. Do you think education, lack of education, illiteracy is the issue? Do you think early marriages and lack of freedom is the issue? So these are some of the things that we need to think on. इज़ आर डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव इनफ. हमने पार्लियामेंट की बात की, वहाँ पे रिजर्वेशन की बात की, पार्लियामेंट के कॉम्पोजिशन की बात की, एवरीथिंग. बट इज़ आर डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव इनफ? So see, it might not be representative enough. There might be various things that may be lacking. But still, the fact कि हम लोग ये क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, we have the freedom of speech and expression, जहाँ पे एटलीस्ट वी कैन रेज आर वॉइस कि भाई women क्यों कम हैं and what can be done about it. Is it because they are not provided reservation in parliament? Is it because of that? So अगर हम लोग ये सब सवाल पूछ भी पा रहे हैं, so it reflects our faith that we are still able to ask questions in a democracy. क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंदर क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स के अंडर we were not able to even raise our voices for the right matters. So when we are able to raise questions, that means people are still going strong. So we need to make it more representative, but the good part here is that we still have faith in our democracy because we have the freedom of speech and expression. And अगर हमें कहीं पे कोई चीज़ गलत लग रही है, then we can always raise our voices. With that, we come to the glossary. Glossary is a set of important words. Consent is approval. तो ये तो आप देख ही रहे हो. Approval मतलब किसी भी चीज़ के लिए फेवर करना, किसी भी चीज़ को फेवर करना, giving a yes to something. कोअलिशन, इट इज़ अ टेम्पररी अलायंस. क्या ये परमानेंट अलायंस है? क्या दो पार्टीज हमेशा के लिए जुड़ जाती है? नो, इट इज़ अ टेम्पररी अलायंस जब किसी भी पार्टी ने मेजॉरिटी सिक्योर नहीं की. सो इट इज़ एन अलायंस ऑफ ग्रुप्स और पार्टीज. इट इज़ फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शंस, जब उनके पास एडिक्वेट सीट्स नहीं होती हैं और वो मेजॉरिटी नहीं फॉर्म कर सकते हैं. सो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उनको मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है. दैट इज़ वाई दे जॉइन हैंड्स विद अदर सेगमेंट ऑफ पीपल. फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिकेट टीम है. there is supposed to be a inter house match between A and B. अगर A टीम में 11 players हो और B टीम में only 7 players हो, can this match be held? No, it cannot be held. So they have to add 4 more players, right? They have to join hands with somebody. Similarly is the pattern in a coalition government. So with that we come to the end of the lesson. This was all about your parliament. I hope you have liked the lesson. If yes, please hit the like button. Also subscribe to our channel. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and definitely on YouTube for more amazing courses. Looking forward to meet you with the next set of lessons. Till then, take care, stay safe. Bye-bye.